Hey everyone, welcome to the Roots Education. This is Salman Siddiqui, Englishman Talk. And for last few days we have been discussing number of important points of the sentence. तो कई बहुत सारे important points को हमने डिस्कस कर लिया है सेंटेंस के बारे में। जो मुझे लगा कि आपको इंग्लिश को लिखने और बोलने से पहले कुछ चीजों को जरूर जानना चाहिए, वो मैंने 2-3 वीडियो में आपको समझा दिया है। तो अब मैं समझता हूँ अगर आपने उन वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच कर लिया है, तो अब आप इस लायक हो गए हैं कि आप अच्छे से सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हो और अच्छे से इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हो। तो जो लोग यहाँ पे नहीं है वो जाके मेरे इस चैनल पे जो वीडियोस पड़ी है 1 2 3 4 5 वो सीक्वेंस से देख लें, क्योंकि मेरी वीडियोस कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी है। मैंने किसी स्पेसिफिक टॉपिक को नहीं बल्कि एक सीक्वेंस सीरीज लेके मैं इंग्लिश की चल रहा हूँ। ओके, तो काफी अच्छा होगा अगर आप मेरे उन वीडियोस को भी वॉच कर लोगे, क्योंकि अभी मैं जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है बीच बीच में, और हो सकता है मैं बताता भी रहूं कि इस वीडियो में पर्टिकुलर चीज मैंने समझाया था। तो इट इज बेटर कि आप टाइम वेस्ट न करो और जाके वहीं से देख लें। और आज मैं आपको जो चीजें पढ़ाने जा रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको कंटिन्यूअस बनाऊंगा और एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द क्लास एंड अप टू द मिडिल मैं आपको वो चीजें पढ़ाऊंगा जिससे इंग्लिश बहुत आसानी से बोली और लिखी जा सके। ओके, उसके बाद जो लास्ट के फ्यू मिनट्स हैं मैं आपको बहुत टेक्निकल पॉइंट्स कंटिन्यूअस के बारे में बताऊंगा। और मैं तो यही कहूंगा कि सभी लोग लास्ट के उन कुछ मिनट्स के कुछ पॉइंट्स को भी समझ कर ही जाइए। ऑफ कोर्स यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर ऑफ दिस लैंग्वेज, सही है, आपको अच्छा स्पीकर बनना है, लेकिन कुछ अच्छी एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको अपने अंदर रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए, हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पहले कॉन्टिन्यूअस पे बात करनी है कि कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा ही दिया कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। यानी किसी भी काम का जारी होना। अगर कोई काम आपका जारी है तो ये मान के चलिए आपको वहां पे उसे कॉन्टिन्यूअस ही कहना है। और अगर आपके मुंह से कॉन्टिन्यूअस निकल गया तो ये भी मान के चलो कि वहां पे आपको वर्ब में आईएनजी लगा के बोलना। बस इस बात को दिमाग में रख लो। आप इसको मत सोचो कि ये पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। आप बस इतना देखो कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। अगर लास्ट वर्ड यानी वर्ब अगर कंटिन्यू होगा तो आपको उसको वर्ब की इंग फॉर्म में ही लिखना है। अगर हम बोले ऐसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था तब भी टीचिंग, और मैं पढ़ा रहा हूंगा तब भी आपका टीचिंग है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस बात को याद रखना कि अगर कोई एक्शन कंटिन्यू है, अगर आपने मुंह से कह दिया कि ये कंटिन्यूअस है, अगर आपने सोचा, सुना, समझा, फील किया, आपको कुछ ऐसा लग गया कि जो मैं वर्ब बोल रहा हूँ ये कंटिन्यूअस है, तो उसको वर्ब की इंग फॉर्म में ही बोलिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, वर्ब की इंग फॉर्म में ही आपको उसको बोलना है। ऑलराइट, तो चलिए अब चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ओर। तो अभी आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान कि सबसे पहले आपको देखना है कि लास्ट लेटर क्या है। अगर लास्ट में हा है तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, बच्चे सुन रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, हा हूँ, कुछ भी आ सकता है। अगर लास्ट में आपके बेटा हा है तो उस कंडीशन में वो प्रेजेंट ही है, उसको आप प्रेजेंट कहोगे। ऑलराइट, फिर बारी आती है लास्ट वर्ड की। अगर आखिरी शब्द आपका बेटा जारी है तो उसे आप कॉन्टिन्यूअस बोलोगे। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको लिख कर दिखाऊं, ये आपको आइडिया लग जाता है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अभी आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे है, आपने हा देखा लास्ट में, तो आपको कह देना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट है। और जा रहे, ये काम जारी है, तो आप कह दोगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है। हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ऐसे आप सेंटेंस की पहचान कर लोगे कि लास्ट में हा है तो प्रेजेंट, और जा रहे ये काम जारी है तो सेंटेंस क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ध्यान रखिएगा, अगर एक्शन जारी है, काम जारी है तो कॉन्टिन्यूअस, और लास्ट में हाँ है तो प्रेजेंट। पास्ट फ्यूचर क्या बता चुका हूँ, आगे आएगा तब मैं आपको समझा दूंगा। चलिए अब इसमें हम करते क्या, इसको समझते हैं। तो एक बात तो मैंने बेटा आपको समझा दी कि जो कॉन्टिन्यूअस है उसमें हमेशा हम लोग वर्ब की इंग फॉर्म ही लिखेंगे। ये जरूर आप नोट कर लीजिए कि जो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की इंग फॉर्म लिखी जाती है। लेकिन अब ये वर्ब की इंग फॉर्म तो बस आपको इतना ही तो बताएगी कि कोई भी एक्शन है तो वो कंटिन्यू है। वर्ब की इंग फॉर्म की इतनी पावर होती है कि वो बस आपको समझा सकता है कि जो भी एक्शन है, जो भी वर्ब है, वो चल रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझा सकता है कि आखिर किस टाइम में चल रहा है। अक्सर बच्चे
इसी चीज में मिस्टेक करते हैं, वो डुअल माइंड हो जाते हैं। समझना क्या है आपको, टाइम। टाइम कैसे बता पाओगे आप? टाइम बता पाओगे जब आप सेंटेंस में इज, आप सेंटेंस में एम, या आप सेंटेंस में आर लिखोगे। अब इज एम आर आपको बताएगा कि अ पढ़ने वाले जो भी सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है, और आपको वर्ब की इंग फॉर्म बताएगी कि जो भी वर्ब लिखा है वो इंग है, यानी वो कंटिन्यूअस है। याद रखना, आगे आप पढ़ोगे इज एम आर से इंडेफिनिट भी बनता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि इज एम आर यूज कर दिया तो वो कंटिन्यूअस हो गया ना, इट इज नॉट लाइक दैट। आप ये मान के चलो कि इज एम आर यहाँ पर सिर्फ इतना बताएगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट है, और वर्ब की इंग फॉर्म आपको बताएगी कि ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है। मैं एक सेंटेंस लिख कर आपको दिखा रहा हूँ कैसे इसको करेंगे। अब देखिए क्लास, ये मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिखा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मैं फिर पढ़ रहा हूं, ये लिखा है बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब आपको इसको इंग्लिश में करना कैसे है? याद करिए, मैंने आपको बताया था कि इससे पहले वाले वीडियो में कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाएगा, तो मैं उसी को यहाँ पे यूज करूंगा। यहाँ पे जाने का काम बच्चे कर रहे हैं। अब एक आध सेंटेंस में मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, फिर इसको भी हम लोग देखना छोड़ देंगे, फिर नॉर्मली आप ऐसे ही बोलना और लिखना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पे काम हो रहा है जाने का, और जो इस काम को कर रहा है वो बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, ठीक है ना। और अगर बच्चे जाने का काम कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट है, और जाना बेटा आपका वर्ब है। सभी को पता है यहाँ पे जाने का काम हो रहा है, और इसका काम है कि ये प्रेजेंट बता रहा है। अब सेंटेंस करते क्या है कि सबसे पहले आपके दिमाग ने क्या सोचा, देखो ये हिंदी नहीं लिखी है, जो बच्चे को लगता है कि हिंदी लिखी है वो नहीं बोल पाएगा। आपको ये सोच के चलना है, दिस इज द थॉट दैट इज गोइंग ऑन इन योर ब्रेन, इन योर माइंड, कि ये एक विचार है जो आपके दिमाग में चल रहा है। और ब्रेन इतना तेज चलता है बेटा कि आप जान नहीं पाओगे कि कितनी जल्दी ये आपने बोल दिया। तो सबसे पहले आपके दिमाग ने सोचा बच्चे, तो बच्चे की इंग्लिश होगी द चिल्ड्रन। आप सिंपली बच्चे का क्या लिख दे, द चिल्ड्रन। उम्मीद है यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई है। बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रन हो गई। अब हमने आपसे पहले बताया था सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब लिख देंगे। अब जा रहा है यहाँ पे वर्ब है, और आपको पता है जाने का काम कंटिन्यू है, तो जाने को गो कहते हैं, गो में आईएनजी लिख दिया, तो द चिल्ड्रन गोइंग लिख दिया। लेकिन अब आप खुद ही सोचो, द चिल्ड्रन गोइंग से आप पता तो लग रहा है कि हाँ ये एक्शन कंटिन्यू है, ये काम जारी है, बच्चे कहीं जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो किस समय में हो रहा है ये पता नहीं लग पा रहा है। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। तो इसके लिए ये ऊपर लिखा हुआ है इज एम आर, ये समय बताएगा। अब सब्जेक्ट देखिएगा, यहाँ पे काम जो कर रहा है वो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, यानी नंबर में एक से ज्यादा है। यहाँ पे आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि नंबर क्या होता है। अब आप देखिए यहाँ पे जो द चिल्ड्रन लिखा है, इससे ये पता लगता है कि जो भी है सब्जेक्ट नंबर में एक से ज्यादा है। और सभी को इतना पता है कि जो जब सब्जेक्ट नंबर में एक से ज्यादा होता है तो वहां पर हम लोग आर यूज करते हैं। आगे में ट्रिक बताएंगे आपको कि इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, डू डज, इन सबको सही से कैसे चूज किया जाए इंग्लिश बोलने में, ताकि मिस्टेक ना हो। वो एक शॉर्टकट में आपको बता दूंगा। फिलहाल आप ये जानो कि द चिल्ड्रन यानी एक से ज्यादा है नंबर में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आर, द चिल्ड्रन आर। अब अगर यहाँ पे बच्चा एक होता, देखो बेटा बच्चा एक है तो चाइल्ड कहते हैं, एक से ज्यादा है तो चिल्ड्रन कहते हैं। बहुत से बच्चे चिल्ड्रन लिख देते हैं, वो सही नहीं है। अगर यहाँ पे चाइल्ड लिखा होता तो हम बेटा यहाँ पे इज यूज करते, इज। बट यहाँ पे क्या लिखा है, चिल्ड्रन, एक से ज्यादा है, तो हम यहाँ पर आर यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या बना, द चिल्ड्रन आर गोइंग, यानी आपने सब्जेक्ट और वर्ब इमीडिएटली लिख दिया। अब जो बचा था उसको लिख दो, तुम्हें स्कूल बचा है, आप स्कूल को लिखोगे स्कूल। लेकिन याद रहे गो के बाद हम हमेशा टू लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, आगे इस पे बात करेंगे। फिलहाल जो मैं समझा रहा हूँ उसको आप समझते चलो। यानी बच्चे की इंग्लिश सबसे पहले आपको लिखनी है, आपके दिमाग में सबसे पहले बच्चा या आपने द चिल्ड्रन लिख दिया। उसके बाद आपसे कहा गया था फॉरन वर्ब लिख देना। देखो सब्जेक्ट के बाद फॉरन वर्ब, मैंने कई बार आपको प्रेशराइज किया था पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, जा रहे ये वर्ब है तो आपने गोइंग लिख दिया, समय है प्रेजेंट तो आपने आ लिख दिया, द चिल्ड्रन आर गोइंग। और कहा स्कूल, तो स्कूल के लिए टू स्कूल लिख दिया। आसान है। हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हुई हो, बट जो नेक्स्ट सेंटेंस मैं दूंगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए मैंने 3 सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, और आपको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, मेरे करने से पहले आप करिए, वीडियो पॉज करके आप करिएगा, लेकिन पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले एक
बात दिमाग में रखनी है कि आपको जो जैसे चीजें दिखती जाए वैसे बोलते जाइए। ये आपके थॉट लिखे हैं मेरे सामने या आपके सामने, आप इनको इंग्लिश में एज इट इज ऐसे लिखते जाओगे। लेकिन अगर आपको लगे कि हाँ मैंने सब्जेक्ट लिख दिया है, तो फौरन लाके वर्क लिख दो, और फिर जो चीजें बची है बीच में उठा के बाद में कर दो। अब हो सकता है कि बहुत लेंदी फ्रेज आपको बाद में मिले, वो आगे जब मिलेगा तो हम बताएंगे उसमें क्या करते हैं, वहां भी पीछे वाले वीडियोस यूज होंगे। फिलहाल ये 3 सेंटेंस है, आपको जैसे लगे आपने सब्जेक्ट लिखा है, आप सब्जेक्ट लिखते फौरन वर्क पे आ जाओ। वीडियो पॉज करो और करो, तब मैं बताता हूँ इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया। तो अब हम लोग सेंटेंस करते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है मैं लखनऊ जा रहा हूँ, ये पहला सेंटेंस है। आपका जो पहला सेंटेंस है मैं लखनऊ जा रहा हूँ। दूसरा है मैं कविता पढ़ रहा हूँ। तीसरा है बच्चे सो रहे हैं। बेशक ये सेंटेंसेस बहुत बेसिक सेंटेंस है, बहुत ही स्मॉल सेंटेंस है, लगभग बहुत से लोग के आ भी रहे होंगे, ऐसा नहीं करो कि किसी के नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है। लेकिन मैं शुरुआत बिल्कुल स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ, क्योंकि आप स्मॉल स्मॉल सेंटेंस कर लोगे तो लेंदी सेंटेंस लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे पढ़ाने में पहले छोटा सेंटेंस है, फिर थोड़ी क्लासेस आगे बढ़ेंगे, सेंटेंस आपके लंबे होते चले जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मैं को आपको पता इंग्लिश में आई बोलेंगे, और जैसे आपने आई लिखा तो आपको ये भी पता है कि आपने सब्जेक्ट लिख दिया, सीधा वर्ब पे आ जाओ। वर्ब है जा रहे हैं, जाने का काम जारी है, तो गो लिख दोगे। और आपको पता है जो भी एक्शन कंटिन्यू होता है उसमें हम आईएनजी लगाते हैं, तो आई गोइंग वही बात है। अभी समय नहीं पता है कि ये कंटिन्यू कब था, तो हा के लिए आपको पता है इज एम आर में से एक ही आना है, और सभी को पता है कि इज एम और आर यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट एक हो तो इज आएगा, एक से ज्यादा हो तो आर आएगा, और आए हो तो एम आएगा। तो आय के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो क्या बनेगा, आई एम गोइंग। अब ये पोर्शन वर्ब से पहले बचा हुआ था, तो अभी फिलहाल तो यहाँ लखनऊ लिखा है, हो सकता है बहुत लंबा फ्रेज लिखा हो, लेकिन जब बहुत लेंदी फ्रेज लिखा होगा तब क्या करेंगे मैं बता दूंगा आपको। तो ये आप उठा के वक्त के बात कर दो। तो लखनऊ का आपको लखनऊ लिखना LUCKNOW, लेकिन आपको पता है कि गो के बाद हमको टू लगाना है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन अभी इस पे बात नहीं करते हैं। फिलहाल इतना जानो कि गो के बाद टू लगता है, तो क्या लिखोगे, आई एम गोइंग टू लखनऊ। अब नेक्स्ट में आओ, मैं कविता लिख रहा हूँ, ये भी कुछ ऊपर के जैसा ही है। तो अगर आपको सेंटेंस समझ में आ गया बेटा, तो आप एक नहीं 10 नहीं 10 लाख सेंटेंस लिखोगे, आपको जरा बराबर भी सोचना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी देखो सबसे पहले लिखा हुआ है मैं का हो जाएगा आए। अब यहाँ पे वर्ब आप सीधा, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट है, अभी बहुत स्मॉल स्मॉल सेंटेंस में लिखा रहा हूँ, लिख रहा लिखने का काम जारी है, तो बेटा आप इसको राइटिंग कर दोगे। सीधा मैं राइटिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है जो भी काम जारी हो इंक फॉर्म में बोलो और लिखो। अब समय क्या है, प्रेजेंट, तो आपको पता है आय के साथ एम आ जाएगा। अब वर्ब से पहले जो चीज बची थी वो कविता थी, उठा के बाद में कर दो। तो क्या लिख दोगे, द पोएम। ध्यान रहे, वर्ब के बाद सेट ऑफ वर्ब के बाद नाउन लिखोगे तो ए एन दा कोई एक आर्टिकल लगा दोगे, एक आता है तो ए एन लिख दोगे, कुछ नहीं है तो दा लगा दो। बस ध्यान ये रखना कि वो प्रॉपर नाउन ना हो। जैसे ऊपर देखो लखनऊ लिखा है, लखनऊ का मैंने एल कैपिटल से लिखा था, लखनऊ प्रॉपर नाउन है। आगे नाउन पढ़ाऊंगा, इन डिटेल समझाऊंगा, प्रॉपर कॉमन एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल सब चीजें बात की जाएगी। फिलहाल इतना जानो कि प्रॉपर नाउन से पहले दा नहीं लगाते हैं। और यहाँ पे पोएम कॉमन नाउन है। अब नाउन का बहुत डिटेल नहीं करना हमको, बस जान लो यहाँ पे नाउन के साथ हम दा लगाएंगे, चाहे ए या एन या दा। अभी लिखा होता है कि एक कविता, तो आई एम राइटिंग अ पोएम, लेकिन मैं कविता लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग द पोएम। सिंपली दोनों सही है, एक कविता अ पोएम, नहीं है तो द पोएम। ठीक है, आप इधर आओ, बच्चे सो रहे हैं। आप सबसे पहले क्या लिखा है, बच्चे। आपको मैंने पीछे बताया था बच्चों की इंग्लिश चिल्ड्रन होती है, तो आपने सिंपली द चिल्ड्रन लिख दिया। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे दा कहाँ लाए कहाँ लाए, तो आर्टिकल की बात की जाएगी बाद में, एक साथ से मैं नहीं बताऊंगा। आर्टिकल दा क्या है, दा जान लो, ये बच्चे आपका बेटा प्रॉपर नाउन नहीं है, तो दा लगा सकते हो। आप अपना नाम लिख लो, आपका जो भी नाम हो, क्या अपने नाम से पहले दा लगा सकते हो, नहीं पॉसिबल है। ओके, तो क्या लिखा, द चिल्ड्रेन। अब वर्ब है सो रहे, सोने का काम कंटिन्यू है, तो मैंने आपको पीछे बताया सोने का या कुछ भी काम कंटिन्यू तो इन फॉर्म में लिखेंगे। तो स्लीप मतलब सोना, और स्लीप में हम आईएनजी जोड़ देंगे। आपको पता है कि समय कंटिन्यू है, समय चल रहा है, तो इंग फॉर्म। और अगर हा है, इसने हा ने कह दिया ये प्रेजेंट है, तो आपको पता है ये ऊपर देखिए, या तो इज आएगा या आई एम आएगा या आर आएगा। एक के लिए इज आएगा, ज्यादा के लिए आर। यहाँ बच्चे एक से ज्यादा हैं, तो आप यहाँ पर आर लिख दोगे, तो क्या बन गया, द चिल्ड्रेन आर स्लीपिंग। अभी तो हमने इधर उधर करके आपको समझाया है,
अब आपको इतना अंदाजा लग गया होगा कि मुझे सब्जेक्ट, सीधा वर्ब, और उसके बाद सीधा जो चीज बची उसको वहां लिख देंगे। ओके, आगे कुछ सेंटेंस और देखा जाए। अब देखिए, एक सेंटेंस मैंने लिखा है, इस दुकान में एक लड़का एक बड़ी घड़ी खरीद रहा है। ठीक है, अब एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसका क्या मतलब है, कहाँ बोला जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसा भी सेंटेंस लिखकर। तो अभी आपको इंग्लिश ऐसे ही बोलनी भी लिखनी भी। ये जो थॉट लिखा है बेटा, मैं फिर कह रहा हूं, ये आपके ब्रेन का थॉट है, यानी ये आपके माइंड में ये रन कर रहा है, ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले क्या है ना कि दिमाग ने सबसे पहले ये सोचा, फिर ये सोचा, फिर ये सोचा, फिर ये सोचा। तो थोड़ा ऐसे कॉन्सेप्चुअल होकर इंग्लिश में आपको इन चीजों को लिखते रहना है। कैसे लिखोगे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले दिमाग में क्या आया, इस दुकान में। आपको मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ाया था कि प्रीपोजिशनल वर्ड क्या होते हैं और विदाउट प्रीपोजिशनल वर्ड क्या होते हैं। इसने पहला वीडियो वॉच या दूसरा वीडियो वॉच कर रखा है कुछ वीडियोस में, तो उसको पता होगा कि ये में प्रीपोजिशन है, जिसने इस पूरे को प्रीपोजिशनल वर्ड बना दिया, यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हो। तो आपको मैंने बताया था कि ये उल्टा लिखा जाता है, पहले प्रीपोजिशन आता है। तो ये मैं समझा चुका हूं इन डिटेल। तो पहले मे की इंग्लिश इन लिख दोगे फिर इसकी इंग्लिश दिस, और दुकान का शॉप। तो क्या बन गया, इन दिस शॉप। ये थॉट पहले आपके दिमाग में है, आपने इसको इंग्लिश में एज इट इज बोल दिया या लिख दिया। अब लिखा है एक लड़का। अब आपको पता है एक का ए होगा और लड़के का बॉय हो जाएगा। और ये भी दिमाग में है कि यहाँ पर काम हो रहा है खरीदने का, और खरीदने का काम ये लड़का ही तो कर रहा है, यानी ये सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। हमने फौरन कहा था कि आपको सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब लिख देना है। तो अब बॉय खरीद रहा, खरीदने का काम अगर कंटिन्यू है, अगर खरीदने का काम कंटिन्यू है तो खरीदने को इंग्लिश में बाय कहते हैं, और बाय में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। और ये काम अगर कंटिन्यू तो हमने आईएनजी लगा दिया। अब ये समय देखो तो बेटा प्रेजेंट है, और हमने आपको बता रखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज या एम या आर यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट नंबर में एक है तो इज, ज्यादा है तो आर, और अगर आय है तो एम। अब आप देखिए यहाँ पे आ बॉय है, एक लड़का, तो आ बॉय है तो आ बॉय के लिए आ जाएगा इज। तो क्या लिख दिया आपने, इज। तो क्या बन गया, इन दिस शॉप अ बॉय इज बाइंग। अब आप अगर देखो तो वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में लिखा है एक बड़ी घड़ी। इसकी इंग्लिश लिखना, इट इज वेरी इजी टू राइट। तो एक का क्या हो जाएगा, अब बड़ी का हो जाएगा बिग, और घड़ी का हो जाएगा वॉच। कितना आसान है। तो क्या बना, इन दिस शॉप अ बॉय इज बाइंग अ बिग वॉच। हो गया, कर सकते हैं आप। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक एंड राइट। तो चलो अब थोड़ा कुछ कंबाइंड सेंटेंस लिखते हैं जो पैराग्राफ टाइप का हो, उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। देखिए क्लास, आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इन दो सेंटेंस के साथ यहीं पे विराम लगाता हूँ। और आप वीडियो को फिर से पॉज करो, आप इसको सेंटेंस को करो, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे किया जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेकर, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तब तक आप ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा, और आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या यूज करते हैं। देखो, मैं एक बार में सारे कंटिन्यूअस को फिनिश कर सकता हूँ, यानी मैं इतना बता दूं कि अगर कंटिन्यूअस हो तो इन फॉर्म में लिखा जाएगा, बाकी पास्ट हो तो वॉज, प्रेजेंट हो तो इज एम आर, फ्यूचर हो तो विल बी शैल बी। बट मैं इतनी जल्दी नहीं भागना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लेवल के लोग मुझसे पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल मैं सभी के लिए बराबरी से सोच रहा हूँ। तो अब हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में होगा क्या, हो सकता है क्या होगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूअस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करूंगा, जिसे कहीं कहीं पर हम एक्शन को इन फॉर्म में नहीं लिख सकते, अगर वो कंटिन्यू होता है तब भी। तो हम बात करेंगे उससे, फिलहाल आप इसको पॉज करिए, उसको करिए, फिर मैं बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिया। शुरू करते हैं। वही बात है फिर से कि हम यूज करेंगे इज, एम एंड आर, और इन सब के साथ वर्ब की इंफॉर्म यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले लिखा हुआ है राहुल। सेंटेंस पढ़ लो पूरा। राहुल एक पेड़ पर बैठा है, वो आम खा रहा है। ये पहला सेंटेंस है। वो अपनी किताब में एक सुंदर कविता लिख रहा है। ये दूसरा सेंटेंस है आपका। ठीक है, दूसरा क्या, कई सेंटेंस एक साथ लिखे हुए हैं, मतलब एक पैराग्राफ फॉर्म में है। तो राहुल एक पेड़ पर बैठा है, राहुल को हम लिखेंगे राहुल। ठीक है, अब एक पेड़ पर, इससे मतलब नहीं है
आपको पता है सब्जेक्ट के ठीक बाद हमको वर्ब लिख देना है। स्पोकन इंग्लिश के लिए हमने आपसे यही बताया था वीडियो नंबर आई थिंक 4 में। मैं फिर से कर रहा हूँ, जो नया है वो मेरे वीडियोस को सीक्वेंस से देखे, इंग्लिश में आने वाले टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या लिखा आपने? राहुल। उसके बाद सीधा वर्ब लिखोगे बैठा। अब बैठने का हम उस समय कंटिन्यू है, सिट में हम आईएनजी लगा देंगे। तो राहुल सिटिंग, और प्रेजेंट है तो राहुल के लिए इज आ जाएगा, क्योंकि राहुल नंबर में 1 है। अगर बहुत सारे राहुल होते तो आर आता। ठीक है, तो राहुल इज सिटिंग। अब क्या बचा? एक पेड़ पर। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखा, यानी प्रीपोजिशनल वर्ड लिखा। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि जब प्रीपोजिशन के साथ वर्ड लिखा होता है तो पहले इंग्लिश प्रीपोजिशन की आती है। तो पर की इंग्लिश पहले आ जाएगी ऑन। जो लोग आप में से पढ़ रखे उन वीडियो से, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो अभी आए हैं वो जाइए प्लीज उन सारी वीडियोस को देख कर आइए। तो पर का हो गया ऑन। अब एक पेड़ का हो जाएगा अ ट्री। तो ये बना पहला सेंटेंस, राहुल इज सिटिंग ऑन अ ट्री। अब लिखा है वो आम खा रहा है। अब यहाँ पे वो की इंग्लिश आपको लिखनी है। आपको पता होना चाहिए कि वो आ रहा है राहुल के लिए, और राहुल यहाँ पर क्या है? राहुल यहाँ पर नाउन है, और वो उसके जगह पर आ रहा है तो वो प्रोनाउन है। तो राहुल के लिए आ रहा है तो यहाँ पर लिखा जाएगा ही। एक बात जान ले बेटा, जो लोग नए हो, मतलब लगभग सभी को पता होगा, बट जिनको नहीं पता है तो फुल स्टॉप के बाद जब न्यू सेंटेंस शुरू करते हैं तो नए सेंटेंस का फर्स्ट जो लेटर होता है उसको कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है। तो ही का एच कैपिटल फॉर्म में लिखा जाएगा। ओके, अब ही सब्जेक्ट है, सीधा वर्ब लिख दो। वर्ब है खा रहा, तो आपको पता है ये प्रेजेंट है, तो ही इज, और खाने को ईट कहते हैं। ईट में हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ही इज ईटिंग। आम का क्या हो जाएगा? मैंने आपसे पहले बताया था कि आप द लगा के तब नाउन लिखेगा। ही इज ईटिंग द मैंगो। ठीक है, ही इज ईटिंग द मैंगो। अब इसमें देखो, वो अपनी किताब में एक सुंदर कविता लिख रहा है। दूसरे सेंटेंस, यानी ऊपर 2 सेंटेंस है, नीचे 1 सेंटेंस है। तो वो का क्या हो जाएगा? ही। अब आपको पता है यहाँ पे काम हो रहा है लिखने का, और ही ने लिखा। इतना बड़ा पहाड़ टाइप का फ्रेज बीच में लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा उससे मतलब नहीं है। आप सीधा बेटा वर्ब लिख दो या बोल दो। तो वर्ब क्या है? लिख रहा। तो लिख रहा, लिखने को राइट कहते हैं, और आप इसमें आईएनजी लगा दोगे क्योंकि ये कंटिन्यू है। तो राइटिंग, और ये प्रेजेंट है, और ही के लिए आप क्या लगाओगे? इज। तो ही इज राइटिंग। अब ये इतना बड़ा फ्रेज आपका बीच में होता है, सर इसको कैसे लिखा जाएगा? तो याद करिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि हमारे सामने 2 टाइप के वर्ड आ सकते हैं। एक वर्ड बेटा होगा प्रीपोजिशनल वर्ड, जिसमें प्रीपोजिशन जुड़ा होगा, यानी में जुड़ा हुआ है अपनी किताब। अपनी किताब यानी पूरा फ्रेज है अपनी किताब में। और एक लिखा है एक सुंदर कविता। अगर आप ध्यान दो बेटा तो इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है, और इसमें प्रीपोजिशन है। तो जब ऐसे वर्ड आपको मिल जाए कि एक में प्रीपोजिशन हो और एक में प्रीपोजिशन ना हो, तो पहले उनको लिखा जाता है जिनमें प्रीपोजिशन नहीं होता है। तो एक सुंदर कविता की इंग्लिश पहले आ जाएगी आ सुंदर का, ब्यूटीफुल कविता का, पोम यानी पोएम। अब उसके बाद क्या लिखा है अपनी किताब में? अब इस पूरे फ्रेज को बाद में लिखेंगे। पहले मे की इंग्लिश आएगी, ये प्रीपोजिशन है, इसकी इंग्लिश इन हो जाएगी। अपनी किताब का यानी किताब राहुल की है, तो हिज बुक। अब ये हिज कैसे हुआ? प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल इतना जानो। तो मेरा काम है अभी आपको वर्ब की इंक फॉर्म सिखाना। अगर आपने ध्यान दिया तो आप समझ पा रहे होगे कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज यानी प्रीपोजिशनल वर्ड, और विदाउट प्रीपोजिशनल वर्ड में पहले वो आते हैं जिनमें प्रीपोजिशन नहीं होता है। तो अ ब्यूटीफुल पोएम पहले आएगा, इन हिज बुक लास्ट में आएगा। ये कैसे किया जाता है, कैसे इसको लिखते हैं, कैसे पहचानते हैं, पिछली वीडियो में आप देख लीजिए। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज राइटिंग अ ब्यूटीफुल पोएम इन हिज बुक। कितना अच्छा सेंटेंस है। राहुल इज सिटिंग ऑन अ ट्री, ही इज ईटिंग द मैंगो, ही इज राइटिंग अ ब्यूटीफुल पोएम इन हिज बुक। कितना आसानी से हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको आराम से कर सकते हो। ओके, चलिए क्लास। तो एट द एंड ऑफ दिस आई गॉट दिस पॉइंट की वीडियो बहुत लंबी हो रही बेटा, तो अब बहुत स्ट्रेच नहीं करूंगा। फिलहाल मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करूंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। और अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सीख लिया है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सीखने में बिल्कुल भी समय नहीं लगना है। आप फौरन सीख जाओगे एक ही वीडियो में दोनों। तो ओवरऑल हम सारे कॉन्टिन्यूअस को कवर कर लेंगे। याद रखिए, एक बार में पूरी इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती है। यू विल हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। कोई शॉर्टकट मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
बेटा फिर कह रहा हूँ, अभी सेंटेंस कितने बड़े हैं, तो आने वाले 10 या 15 वीडियो के बाद मैं सेंटेंस कितने बड़े करा दूंगा आपके। बस आप एक एक चीज को सीखते जाओ, स्किप मत करना, शॉर्टकट यूज मत करना, एक नोट बनाते रहो, उसको रिवीजन किया करो। अगर आपके पास फ्री समय बचता है तो आप कहीं पर बैठे हो तो वीडियो को वॉच कर सकते हो। एक दो बार किसी चीज को बार बार देखोगे तो आपको ब्रेन में वैसे ही याद हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो में बेटा लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ काफी दिनों से, तो तभी मैंने वीडियो कंपोज किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।